हेलो बच्चों, मैं आदर्श मेहता स्वागत करता हूं आप सभी का अनुभूति क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, जैसा कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में परिसंचरण तंत्र का पार्ट 1 रिलीज किया था, जिसमें हमने परिसंचरण तंत्र का मुख्य अंग, जिसमें हमने शिरा, धमनी और केशिकाओं के बारे में समझा था। किस प्रकार से शिरा, धमनी और केशिकाओं के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में रक्त का परिसंचरण होते रहता है। आज के इस वीडियो में हम पार्ट 2 लेकर के आए हैं, जिसमें हम स्पेशली मानव हृदय के बारे में पढ़ने वाले हैं। मानव हृदय की रचना और कार्य प्रणाली के बारे में आज हम डीपली में पढ़ेंगे। मानव हृदय की रचना एवं कार्य प्रणाली। आज का यह हमारा टॉपिक जो है मानव हृदय पर है, और मानव हृदय से संबंधित जितनी भी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो सभी हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हम आज का यह टॉपिक, जिसका नाम है मानव हृदय। जो पसलियां होती है, पसलियों के अंदर का जो जगह होता है उसे ही हम वक्ष गुहा के नाम से जानते हैं। तो हमारा जो हृदय है वो दोनों फेफड़ों के बीचों बीच वक्ष गुहा के अंदर पाया जाता है, और इसका जो हल्का झुकाव है वो बाएं फेफड़े की तरफ ज्यादा होता है। तो ऐसा नहीं है कि हृदय जो है वो बाएं तरफ होता है, हृदय सेंटर में होता है, पर इसका जो निचला भाग है, हृदय का जो निचला हिस्सा होता है वो हल्का बाएं फेफड़े की तरफ ज्यादा झुका हुआ रहता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो हमारे हृदय का जो लोकेशन है, हमारे हृदय का जो स्थिति है वो दोनों फेफड़ों के बीच हमारे पसलियों के नीचे, यानी जिसे हम वक्ष गुहा के नाम से जानते हैं। पसलियों के नीचे का जो खाली जगह होता है उसे हम वक्ष गुहा के नाम से जानते हैं। तो हमारा हृदय जो है वो पसलियों से सुरक्षित रहता है। पसली जो है एक पिंजरे की तरह काम करता है। पसलियां जो है वो हृदय को घात से बचाती है और हमारे फेफड़ों को भी सुरक्षित रखती है। तो जो हृदय है इसमें किसी तरह का अस्थि नहीं होता है, किसी तरह का बोन्स नहीं होता है, और ना ही हमारे फेफड़ों में किसी तरह का हड्डी होता है। तो इसे मजबूती प्रदान करने के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए इसके ऊपर पसलियां होती है। अगर आप पसलियों की स्थिति देखें तो यहां 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती है। इस प्रकार से 12 जोड़ी जो है पसलियां पाई जाती है, जो कि फेफड़े और हृदय को सुरक्षित रखने का काम करती है। बाहर से आने वाले घातों को रोकने का काम पसलियां करती है। सोचिए कि अगर हमारी पसलियां नहीं होगी तो हमारे हृदय तुरंत जो है बाहरी घात से क्या होगा, क्षतिग्रस्त हो जाएगा, हमारा हृदय काम करना बंद कर देगा। फेफड़ों की भी वही स्थिति होगी, क्योंकि ये बिल्कुल पूरी तरह से मांसपेशियों से बने हुए अंग है, इनमें किसी तरह का हड्डी नहीं है। तो इसलिए ये बहुत नाजुक और कोमल होते हैं, जो बाहरी आघात से क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, ठीक से काम करना बंद कर सकते हैं, और ऐसे में हमारी डेथ भी हो सकती है। तो बच्चों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा हृदय जो है वो किधर पाया जाता है। तो हमारा हृदय जो है वो दोनों फेफड़ों के बीचों बीच पसलियों के नीचे वक्ष गुहा में पाया जाता है, जो हल्का हल्का बाईं तरफ झुका होता है। हल्का किधर झुका होता है? बाईं तरफ। इसीलिए हमारा जो बायां फेफड़ा है वो दायां फेफड़ा की तुलना में हल्का छोटा भी होता है, थोड़ा सा छोटा होता है। क्यों छोटा होता है? तो इसके पीछे का रीजन यही है कि हमारा हृदय जो है वो बाएं फेफड़े में हल्का सा घुसा हुआ रहता है, और बाएं फेफड़े में वहां पर एक खाली जगह जो है वो थोड़ा सा बन जाता है। इसके कारण बायां फेफड़ा जो है वो दायां फेफड़े की तुलना में थोड़ा सा छोटा होता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा हृदय जो है वो किस लोकेशन पर पाया जाता है। चलिए अब हम देखते हैं हृदय का इंटरनल स्ट्रक्चर। हम हृदय की आंतरिक संरचना देखते हैं कि हृदय जो है वो किस प्रकार से अंदर से उसका बनावट कैसा है और वो किस तरह से कार्य करता है। ये देखिए, ये पूरा जो है ब्लड वेसल्स आपको दिख रहा होगा, रक्त वाहिनियां।
ये पूरे शरीर में रक्त वाहिनियों का जाल बिछा होता है और इन्हीं रक्त वाहिनियों के माध्यम से कोशिकाओं तक रक्त पहुंचाए जाते हैं। ऑक्सीजन से भरा हुआ रक्त पूरे शरीर में कोशिकाओं तक पहुंचाए जाते हैं और कोशिकाओं के द्वारा ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा बनाने में जब कर लिया जाता है तो उपापचय के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को शिरा के माध्यम से वो हृदय में लाया जाता है और फिर उस अशुद्ध रक्त को, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो रक्त आता है हृदय में, उसे हम अशुद्ध रक्त कहते हैं। और ये अशुद्ध रक्त शिराओं के माध्यम से हृदय में पहुंचता है और फिर हृदय उस अशुद्ध रक्त को पंप करके फेफड़ों में भेजता है और फेफड़ा उस अशुद्ध रक्त को, यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त को क्या करता है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करता है और वहां पर उसमें ऑक्सीजन मिला करके फिर से हृदय को दे देता है और हृदय फिर से उस शुद्ध रक्त को क्या करता है, मतलब ऑक्सीजन वाला रक्त को क्या करता है, पूरे शरीर में पंप करके भेज देता है। और इस प्रकार हमारे शरीर में रक्त का परिसंचरण जो है वो चलता रहता है। तो रक्त का एक बार पूरे शरीर में परिसंचरण होने के लिए हृदय से 2 बार गुजरना पड़ता है। आपने देखा किस प्रकार दो बार गुजरना पड़ता है। एक बार जो है, एक बार अशुद्ध रक्त को हृदय में लाया जाता है, पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को हृदय में लाया जाता है, फिर यहां से पंप करके फेफड़ों में भेजा जाता है और फेफड़े में जब रक्त शुद्ध हो जाता है, ऑक्सीजन उसमें मिल जाता है, तब फिर वह हृदय में आता है और फिर हृदय से पंप करके शरीर में भेजा जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि शरीर में पूरी तरह से रक्त को संचारित होने के लिए हृदय से 2 बार होकर के गुजरना पड़ता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग दोहरा परिसंचरण के नाम से जानते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी कि हम दोहरा परिसंचरण जो है वो किसे कहते हैं। तो सिंपल सी भाषा में आप याद रखिए, साधारण सी भाषा में याद रखिए कि रक्त को पूरे शरीर में परिसंचरित होने के लिए या रक्त को पूरे शरीर में एक बार परिवहन करने के लिए हृदय से होकर 2 बार गुजरना पड़ता है। इसी प्रक्रिया को हम दोहरा परिसंचरण के नाम से जानते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि हृदय का आंतरिक बनावट कैसा है और ये जो है किस तरह से कार्य करता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हृदय जो है वो दिखता कैसा है। तो अगर हृदय पर हम गौर करें तो जब हम अपने बायां हाथ की मुट्ठी बंद करते हैं तो ये लगभग कुछ बायां हाथ के आकार का दिखता है। इस प्रकार से ये कुछ बाएं हाथ के मुट्ठी के आकार का दिखता है और ये मजबूत मांसल अनैच्छिक पेशियों से बना हुआ एक मांसल रचना होता है जो पूरे शरीर में क्या करता है, ब्लड को पंपिंग करने का काम करता है, पूरे शरीर में रक्त को भेजने का काम करता है। आइए देखते हैं हम इसके आंतरिक संरचना के बारे में। चलिए देखते हैं कि हृदय जो है वो किस प्रकार से अंदर से बना हुआ रहता है। हृदय जो है इसमें अंदर 4 चैम्बर आपको देखने को मिलेगा, 4 कोष्ठक जो है देखने को मिलेगा। 2 ऊपर में होते हैं और 2 नीचे में पाए जाते हैं। 2 कोष्ठक ऊपर में पाए जाएंगे और 2 कोष्ठक नीचे में पाए जाएंगे। तो नीचे वाला को हम लोग बोलते हैं निलय, नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं, निलय। तो जो बाएं तरफ है उसको बाएं निलय बोलेंगे और जो दाएं तरफ है उसको दाएं निलय बोलेंगे। तो अगर हम देखें तो रक्त का जो अनुप्रस्थ काट है वो कुछ इस प्रकार से है। तो हमारा जो सीधा दाहिना जो है, इधर से हम सामने फेस करके खड़े हैं तो ये दाहिना वाला हिस्सा दाहिना होगा और इधर बाएं वाला हिस्सा बाया होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो निलय है ये किस हिस्से में आएगा, तो बायां हिस्से में आएगा। तो इधर वाला भाग जो है वो बायां निलय होगा और इधर वाला जो भाग होगा दायां निलय होगा। क्या होगा, दायां निलय होगा। उसी प्रकार से यहां ऊपर जो होता है, ऊपर वाला आलिंद होता है, ऊपर वाले चैम्बर को हम लोग आलिंद कहते हैं। तो ये जो है दाया आलिंद होगा, क्योंकि दाया साइड में है तो दाया आलिंद होगा। और उसी प्रकार से ये बाया साइड में जो आलिंद है इसको हम बाया आलिंद के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार हृदय जो है, मानव का जो हृदय है वो 4 कोष्ठकों में बटा होता है।
या जितने भी स्तनधारी हैं, स्तनधारी का मतलब वैसे जीव जो बच्चे जन्म देने के बाद उन्हें पालने के लिए दूध पिलाते हो, तो उनको हम स्तनधारियों की श्रेणी में रखते हैं। या जितने भी पक्षी वर्ग हैं उनके हृदय में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। तो ये 4 कोष्ठक जो है हृदय के, देख सकते हैं आप, जिसमें ऊपर का 2 जो कोष्ठक होता है उसको हम आलिंद बोलते हैं, और नीचे का जो 2 कोष्ठक होता है उसको हम निलय बोलते हैं। नी से नीचे, नी से निलय, और अ से अलिंद, उ से ऊपर। मतलब उ से ऊपर, उ देखने में तो अ की जैसा ही लगता है आगे वाला हिस्सा उसका, तो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि उ से ऊपर, अ से अलिंद, नी से नीचे और नी से निलय। यानी कि नीचे वाले भाग को हम निलय कहते हैं, जबकि ऊपर वाले भाग को आलिंद कहते हैं। अब बायां और दायां आपको देख लेना है। दाएं साइड वाले को दायां आलिंद कहेंगे, दाएं साइड वाले निलय को दायां निलय कहेंगे। उसी प्रकार से बायां साइड वाले आलिंद को बायां आलिंद कहेंगे, और बायां साइड वाले निलय को बायां निलय कहेंगे। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर रक्त वाहिनियां पाई जाती है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से रक्त वाहिनियां हृदय के अंदर। तो हृदय का काम क्या होता है? सबसे पहले ये करेगा क्या कि अशुद्ध रक्त को, अशुद्ध रक्त यानी अशुद्ध रक्त बोले तो जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त है वो पूरे शरीर से आलिंद में, किस आलिंद में? तो दाया आलिंद में लाने का काम करेगा। जो अशुद्ध रक्त है दाया आलिंद में आएगा, और अशुद्ध रक्त जैसे ही दाया आलिंद में आएगा तो यहां पर एक त्रिकपाट पाया जाता है, त्रिकपाट भाल्व। तो इस त्रिकपाट भाल्व से अशुद्ध रक्त जो है, इस त्रिकपाट भाल्व से अशुद्ध रक्त जो है, अशुद्ध रक्त को हम नीला से दिखाते हैं, नीले रंग से, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुला हुआ रहता है, जिसके कारण इसका रंग नीला टाइप का हो जाता है। तो यहां से अशुद्ध रक्त जो है, पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को कहां पर लाया जाता है? तो दाया आलिंद में लाया जाता है। दाया आलिंद में ला करके और उसे छोड़ दिया जाता है। फिर ये अशुद्ध रक्त जो है दाया आलिंद से दाया निलय में पहुंचता है, और निलय जो है वो संकुचित होती है। निलय के संकुचित होते ही ये फुफ्फुस धमनियों से होते हुए, कहां से होते हुए? फुफ्फुस धमनियों से होते हुए ये दोनों फेफड़ों में चला जाएगा। एक फुफ्फुस धमनी का सिरा जो है इधर रहेगा, और एक फुफ्फुस धमनी का सिरा इस तरफ रहेगा, और यहां से दोनों तरफ फेफड़ों में जो है वो चला जाएगा। कौन सा रक्त? तो अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त दोनों फेफड़ों में चला जाएगा। किसके द्वारा? तो फुफ्फुस धमनी के द्वारा। फुफ्फुस धमनी के द्वारा अशुद्ध रक्त कहां चला जाएगा? दोनों फेफड़ों में चला जाएगा। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त जैसे ही फेफड़ों में जाएगा तो फेफड़े में जो कुपिकाएं पाई जाती है, फेफड़ों की कुपिकाएं जो है उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल करके और श्वास के रूप में वायुमंडल में छोड़ देगी। और जो हम श्वास के रूप में ऑक्सीजन लेते हैं, उन्हीं कुपिकाओं के द्वारा ऑक्सीजन हमारे रक्त में मिला दिए जाते हैं। और जब ऑक्सीजन रक्त में मिल जाता है तो वह शुद्ध रक्त के नाम से जाना जाता है। यानी कि वह रक्त, वह खून जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है, तो उसे हम शुद्ध रक्त के नाम से जानते हैं। और फेफड़ा में जैसे ही रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो जाती है, यानी वह रक्त शुद्ध हो जाता है, तो फिर फेफड़े से एक और नलिका आती है। दोनों फेफड़ों से एक एक नलिका और आएगी, और ये नलिका जो है कहलाती है फुफ्फुस सिरा। ये नलिका क्या कहलाती है? फुफ्फुस सिरा। दोनों फेफड़ों से फुफ्फुस सिरा आती है, और कहां पर खुलती है? ये इधर पीछे से आकर के ये आपका ये बाया आलिंद में खुलेगा। कहां पर खुलेगा? बाया आलिंद में। तो जो शुद्ध रक्त है, यानी जो ऑक्सीजन युक्त रक्त है, वो बाया आलिंद को दिया जाएगा। बाया आलिंद क्या करेगा? जो शुद्ध रक्त है, फेफड़ा में जो रक्त को शुद्ध कर दिया गया है, जो खून में ऑक्सीजन मिला दिया गया है, वो ऑक्सीजन वाला खून कहां पर आएगा? तो बाया आलिंद के अंदर आएगा। और बाया आलिंद के अंदर आते ही यहां पर एक देख सकते हैं द्विकपाट होता है। ये द्विकपाट यहां पर है। द्विकपाट से होते हुए जो शुद्ध रक्त है
वो हमारे बायां नीले में पहुंचता है। और बायां नीले की जैसे दीवारें संकुचित होती है तो यहां पर महाधमनी के द्वारा महाधमनी के द्वारा जो शुद्ध रक्त है वो पूरे शरीर में धमनियों से होते हुए पहुंचती है। यानी कि जो शुद्ध रक्त है, शुद्ध रक्त कहां पर आएगा फेफड़ों से? तो बाया आलिंद में आएगा। मतलब ऑक्सीजन युक्त वाला जो रक्त है वो बाया आलिंद में आएगा और बाया आलिंद से होते हुए यहां पर एक द्विकपाट पाया जाता है। द्विकपाट से होते हुए बाया निलय में आएगा और जैसे ही बाया निलय की दीवारें संकुचित होगी तो ये महाधमनी से होते हुए और महाधमनी से जो भी पतली पतली धमनियां जुड़ी हुई रहती है उन सब से होते हुए शरीर के सभी हिस्सों तक भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार जो शुद्ध रक्त है, शुद्ध रक्त फेफड़ों से कहां पर आता है? बाया आलिंद के अंदर आता है और बाया आलिंद से ये बाया निलय में आता है। बाया आलिंद और बाया निलय जो है एक द्विकपाट द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। ये द्विकपाट का काम क्या है? जैसे ही शुद्ध रक्त निलय के अंदर पहुंचा तो ये द्विकपाट जो है वो बंद हो जाता है और इस द्विकपाट के बंद होने से जब ये निलय की दीवारें संकुचित होती है, यानी जब सिस्टोलिक प्रेशर इस पर पड़ता है तो सिस्टोलिक प्रेशर से रक्त जो है वो वापस रिटर्न नहीं जाता है, आलिंद में नहीं जाएगा, बल्कि वो रक्त क्या होगा? महाधमनियों से होते हुए पूरे शरीर में भेज दिया जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि शुद्ध रक्त जो है वो बाया निलय के द्वारा ये पूरे शरीर में पंप करके भेजा जाता है। अब देखिए बाया निलय जो है इसकी दीवार की जो मोटाई है औसतन सभी चैम्बर से अधिक इसमें दिख रहा होगा। तो मोटाई ज्यादा होने का कारण क्या है? कि इसे अधिक प्रेशर से रक्त को पंप करना होता है। उच्च दाब पर रक्त को पूरे शरीर में पंप करके भेजना होता है। यानी जब ये पंप करता है तो रक्त जो है ऊपरी हिस्से में भी जाता है और पूरे पैर के अंगूठों तक जाता है। तो यानी कि इसको बहुत ज्यादा प्रेशर जो है देना पड़ता है रक्त को, इसलिए इसकी जो दीवारें हैं वो काफी मोटी और मजबूत होती है। अगर हम बात करें हृदय की रचना की तो हृदय का जो सबसे बाहरी आवरण होता है, हृदय का सबसे बाहरी आवरण, उसे हम बोलते हैं हृदयावरण। तो बाहर का जो परत होता है, हृदय का सबसे जो बाहरी भाग होता है उसको हम हृदय आवरण बोलते हैं। और हृदय जो है जिन पेशियों से बना होता है इसे हम हृद पेशी कहते हैं। क्या कहते हैं? हृद पेशी। हृद पेशी को हम कार्डियक मसल के नाम से भी जानते हैं। हृदय पेशी को कार्डियक मसल के नाम से भी जानते हैं। तो हृदय की जो दीवारें होती है वो कार्डियक मसल की बनी होती है और हृदय का जो बाहरी आवरण है वो पेरिकार्डियन कहलाता है या इसे हम हृदय आवरण कहते हैं। तो हृदय आवरण का अंग्रेजी नाम जो है वो पेरिकार्डियम होता है। क्या होता है? पेरिकार्डियम या इसे हम हृदय आवरण कहते हैं। तो हृदय का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है? पेरिकार्डियम या हृदय आवरण। और हृदय की जो दीवारें बनी होती है वो बनी होती है हृद पेशी यानी कार्डियक मसल की। पूरा हृदय जो है वो कार्डियक मसल का ही बना होता है और हृदय जो है वो 4 चेंबर में बटा हुआ रहता है। 2 ऊपर आलिंद होते हैं और 2 नीचे निलय होते हैं और इनका नाम बाया दाया के हिसाब से कर लिया जाता है। तो एक बार फिर से हम समझते हैं कि जो अशुद्ध रक्त है, अशुद्ध रक्त पूरे शरीर से कलेक्ट करके कहां पर लाया जाता है? ये लाया जाता है हृदय के दाहिने आलिंद में। और दाहिने आलिंद जो है वो त्रिकपाट के द्वारा जुड़ा होता है दाहिने निलय से। किसके द्वारा जुड़ा होता है? त्रिकपाट के द्वारा। अगर आप यहां पर देखें तो आपको त्रिकपाट जो है वो साफ दिखेगा। यहां पर देख सकते हैं ये त्रिकपाट से जुड़ा हुआ है। दाया आलिंद जो है एक त्रिकपाट के माध्यम से दाया निलय से जुड़ा हुआ रहता है। जैसे ही इसमें अशुद्ध रक्त छोड़ा जाता है
अशुद्ध रक्त कहाँ आ जाएगा, नीचे नीले के अंदर आ जाएगा। और जैसे ही ये रक्त नीले के अंदर आएगा तो ये कपाट क्या होगा, बंद हो जाएगा, और फिर ये नीले की दीवारें जो है वो सिकुड़ेगी यानी संकुचित होगी। और जैसे ही दीवारें संकुचित होगी तो अशुद्ध रक्त जो है यहां से दोनों तरफ फेफड़ों में चला जाएगा, और वहां से फेफड़ों से जब वो रक्त शुद्ध होगा तो फिर वो फुफ्फुस शिराओं से होते हुए कहां पहुंचेगा, तो ये पहुंचेगा बाया आलिंद में। मतलब जो शुद्ध रक्त है, ऑक्सीजन वाला रक्त है, वो कहां पहुंचेगा, बाया आलिंद में। और बाया आलिंद बाया नीले से जुड़ा होता है द्विकपाट से। तो इस द्विकपाट से होते हुए शुद्ध रक्त कहां पहुंच जाता है, ये पहुंच जाता है हमारा बाया नीले में। और बाया नीले उस शुद्ध रक्त को क्या करता है, उसको पंप करके पूरे शरीर में भेजने का काम करता है। यानी कि इस प्रकार जो है हम देखते हैं कि पूरे शरीर में हृदय के द्वारा रक्त परिसंचरण का कार्य किया जाता है। हृदय का जो कार्य प्रणाली है चारों चेंबर के द्वारा किया जाता है, चारों कोष्ठकों के द्वारा किया जाता है। अगर हम बात करें इसकी संरचना की, तो इसकी संरचना में हम देखते हैं कि हृदय का जो सबसे बाहरी आवरण होता है इसे हम पेरिकार्डियम के नाम से जानते हैं। किस नाम से, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम या हृदयावरण, हृदयावरण, हृदय आवरण के नाम से जानते हैं। और जो हृदय की जो दीवारें हैं इसे हम हृदय पेशी या फिर कार्डियक मसल के नाम से जानते हैं, कार्डियक मसल या हृदय पेशी, हृदय पेशी के नाम से जानते हैं, जो कि बहुत मजबूत होता है। ठीक है, तो हृदय की जो संरचना है ये, इसका जो बाहरी भाग है पेरिकार्डियम के नाम से जाना जाता है, और आंतरिक भाग को कार्डियक मसल या फिर हृदय पेशी के नाम से जाना जाता है। अब आप यहां देखेंगे तो ये जो बाया नीलय का ये जो दीवार है, बाया नीलय का दीवार बाकी हृदय के भाग की तुलना में क्या है, मोटा है। और इसके मोटा होने के पीछे का कारण क्या है, अच्छा, ये जो दाया नीलय है ना, इसको सिर्फ फेफड़े को प्रेस करके रक्त को भेजना होता है, और ये धीरे से भेज देगा क्योंकि इसका रास्ता छोटा होता है। हृदय से फेफड़े की जो दूरी है वो ज्यादा नहीं है, मतलब हृदय तो फेफड़ों के बीचों बीच स्थित है, तो फेफड़ों में रक्त भेजने के लिए ज्यादा प्रेशर की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसलिए क्या होता है कि ये जो दाया नीलय है ये धीरे से क्या करता है, धीरे से प्रेशर से क्या करेगा कि अशुद्ध रक्त को पहुंचा देगा फेफड़ों में। लेकिन इधर वाला जो भाग है इसको पूरे शरीर में शुद्ध रक्त को पहुंचाना है, और वो भी एक निश्चित समय के दौरान ही पहुंचाना है। तो इसलिए इसे बहुत अधिक प्रेशर लगाने की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए इसकी दीवारें जो है वो क्या होती है, मोटी होती है, ताकि प्रेशर को झेल पाए, अधिक प्रेशर से रक्त को पंप कर सके। इसलिए बाया नीलय का जो दीवार होता है वो मोटा होता है, बाकी हृदय के बाकी हिस्सों की तुलना में हम देखें तो जो बाया नीलय है इसकी दीवारें मोटी होती है। तो मोटी होने का पीछे का जो रीजन है वो यही है कि जो बाया नीलय है इसको हाई प्रेशर के साथ पूरे शरीर में रक्त को पंप करना होता है, जबकि दाया नीलय जो है इसको सिर्फ अशुद्ध रक्त को कहां भेजना है, फेफड़े में भेजना है। तो इसलिए जो है इसकी दीवारें पतली होती है, जबकि जो बाया नीलय है उसकी दीवारें मोटी होती है। तो अब जो है बात समझ में आ गई होगी आपको कि हृदय जो है वो किस प्रकार से कार्य करता है और इसकी संरचना में कौन कौन से इसके अंग जो है वो शामिल होते हैं। ये जो बीच का जो भाग दिख रहा है इसको हम विभाजिका के नाम से जानते हैं, इसे हम विभाजिका के नाम से जानते हैं। बीच वाला जो विभाजिका है वो क्या करता है कि आलिंद और नीलय को सेपरेट करता है, बायां और दाहिना आलिंद और नीलय को क्या करता है, सेपरेट करता है, अलग करने का काम करता है। इसे हम विभाजिक, इसे हम अब एक बार हम यहां समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से जो अशुद्ध रक्त है, अशुद्ध रक्त
महाशिरा से होते हुए, महाशिरा से होते हुए और निचले शिरा से होते हुए कहां पर आता है? ये आता है दाया आलिंद में। और दाया आलिंद से अशुद्ध रक्त कहां गया? दाया निलय में। दाया निलय में जैसे ही गया तो दाया निलय की दीवारें संकुचित हुई, और संकुचित होते ही ये अशुद्ध रक्त निकल करके कहां चला गया? फेफड़ों में चला गया। और फेफड़े से जब वो रक्त शुद्ध हुआ तो फिर ये कहां पर आएगा? ये आएगा बाया आलिंद में। और बाया आलिंद में देखिए शुद्ध रक्त जैसे ही आया तो ये पहुंचा बाया निलय में, और बाया निलय की दीवारें क्या हुई? संकुचित हुई। तो ये रक्त जो है वो निकल करके, शुद्ध रक्त जो है निकल करके कहां चला गया? ये पूरे शरीर में जो है वो फैल गया। तो इस प्रकार जो है हृदय की कार्य प्रणाली चलती है। अब पिछले हिस्से में देखिए किस प्रकार से ये जो आपको लाल रक्त दिख रहा है वो शुद्ध रक्त है। लाल वाला क्या है? शुद्ध रक्त। ये देखिए ये लाल वाला जो आ रहा है ये फेफड़ों से आ रहा है, और ये कहां पर आएगा? तो फेफड़े से जो आता है वो कहां पर आता है? बाया आलिंद में आता है। और बाया आलिंद से वो पहुंचता है बाया निलय में। कहां पहुंचता है? बाया निलय में। आप यहां देख सकते हैं, यानी कि जो फेफड़े से शुद्ध रक्त आता है वो कहां आता है? बाया आलिंद में। और बाया आलिंद से फिर बाया निलय में। और बाया निलय की दीवारें जब संकुचित होती है, सिस्टोलिक प्रेशर पड़ता है, तो ये शुद्ध रक्त महाधमनी से होते हुए पूरे शरीर में चली जाती है। तो इस प्रकार जो है हृदय में ब्लड का पंपिंग किया जाता है। अशुद्ध रक्त किधर आएगा? दाहिने आलिंद में, और दाहिने आलिंद से दाहिने निलय में, और दाहिने निलय से जाएगा फेफड़ों में, और फेफड़ा से शुद्ध होकर के फिर वो फुफ्फुसीय शिरा से होते हुए कहां आएगा? तो ये आएगा बाया आलिंद में, और बाया आलिंद से फिर बाया निलय में, और बाया निलय से फिर महाधमनी से होते हुए पूरे शरीर में भेज दिया जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों जो हृदय का कार्य प्रणाली है वो चलते रहता है। ठीक है, तो अब उम्मीद करते हैं कि आपको हृदय की जो कार्य प्रणाली है वो समझ में आ गई होगी। चलिए बच्चों, आपने ब्लड प्रेशर के बारे में सुना होगा। हम पादपों में वहन को समझे इससे पहले हमें थोड़ा सा रक्तदाब के बारे में समझना होगा। रक्तदाब जो है उसको हम एक स्फिग्नोमैनोमीटर यंत्र होता है, स्फिग्नोमैनोमीटर, या इसे हिंदी में हम रक्तदाब मापी यंत्र कहते हैं। रक्तदाब मापी यंत्र। रक्तदाब मापी यंत्र से जो रक्त का चाप है, रक्त का दाब है, ब्लड प्रेशर जिसको बोलते हैं, बीपी को मापा जाता है। स्फिग्नोमैनोमीटर से किसे मापा जाता है? बीपी को। तो स्फिग्नोमैनोमीटर जो होता है 2 पैरामीटर दिखाता है। 2 पैरामीटर में क्या दिखता है? तो हम कभी भी रक्तचाप को मापते हैं तो 2 पैरामीटर लेते हैं। जैसे अगर किसी का बीपी जो नॉर्मल होता है वो 120 बटा में 80 mm Hg पारे के दाब के बराबर होता है। तो 120 और 80 क्या है? तो जैसा कि हमने बताया कि हृदय जब रक्त को संकुचित करता है, रक्त को संकुचित करके पूरे शरीर में भेजता है तो हाईली प्रेशर होता है। हाईली प्रेशर यानी कि वो सिस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। जब बाया निलय जो है रक्त को संकुचित करके और पूरे धमनियों से होते हुए शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में भेजता है तो उस समय प्रेशर क्या होता है? बहुत अधिक होता है। तो उसको बोलते हैं हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर। तो सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है 120 mm पारे के दाब के बराबर होता है। जबकि हृदय जब सिकुड़ता है, हृदय जब फैलता है यानी शिथिलन होता है, हृदय में फैलता है, तो अशुद्ध रक्त जो है हमारे शरीर में पाए जाने वाले शिराओं के माध्यम से हृदय की ओर आता है। तो उस समय हम देखते हैं कि जो रक्त का दाब है वो कम हो जाता है। वो रक्त का दाब कितना होता है? 80 mm पारे के दाब के बराबर होता है। तो 2 जो पैरामीटर आपको दिख रहा है ना, एक रक्त जाने का प्रेशर है और एक रक्त लौटने का प्रेशर है। तो जाने का जो प्रेशर है ना वो ज्यादा होगा, 120 mm पारे के दाब के बराबर होगा।
जबकि लौटने का जो रफ्तार है वो कम हो जाता है, वो 80 mm पारे के दाब के बराबर होता है। इसलिए बीपी जो है, ब्लड प्रेशर जो है, उसको मापते समय हम दो तरह के पैरामीटर यूज करते हैं। यानी कि एक सिस्टोलिक प्रेशर को मापता है और एक डायस्टोलिक प्रेशर को मापता है। एक शीतलन को मापता है और एक संकुचन को मापता है। तो बात समझ में आ गई होगी। तो जो संकुचन के समय जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो क्या होता है, अधिक होता है। क्यों? क्योंकि शरीर में, पूरे शरीर में रक्त को भेजना है तो तेजी से पंप करके भेजा जाएगा उसको, तो वहां पर दाब क्या होता है, ज्यादा होता है। वो कितना होता है, तो 120 mm पारे के दाब के बराबर होता है। जबकि वही रक्त जब वापस लौटकर हृदय में आता है तो उसकी गति जो है वो काफी कम हो जाती है, प्रेशर उसका कम हो जाता है, 80 mm पारे के दाब के बराबर रह जाता है। एक सामान्य मनुष्य के लिए जो रक्तचाप है वो इतना ही होता है, 120 बटा में 80 mm, 120 बटा में 80 mm पारे के दाब के बराबर। एक नॉर्मल जो इंसान होता है, एक नॉर्मल जो आदमी होता है, स्वस्थ आदमी होता है, उसके हृदय का जो धड़कन होता है उसे हम इस प्रकार से मापते हैं, यानी कि सिस्टोलिक प्रेशर। अच्छा, अगर हम बात करें हृदय की जो धड़कन है वो 1 मिनट में कितना बार धड़कती है, तो 1 मिनट में हृदय जो है वो 72 बार धड़कती है, 72 बार लगभग, स्वस्थ मनुष्य में 72 बार। लेकिन ये दर जो है वो कोई एक्सरसाइज करते समय या फिर वर्कआउट करते समय या जो भी फिजिकल वर्क है, फिजिकल वर्क करते समय हम देखते हैं कि इसका हार्ट रेट है, यानी जो हृदय का जो स्पंदन है, हृदय का जो स्पंदन या फिर हम क्या करते हैं, हार्ट रेट है, वो क्या होता है, बढ़ जाता है जब हम फिजिकल वर्क करते हैं। और जब हम नॉर्मली जो है इस तरह से रहते हैं, नॉर्मली तरीके से रहते हैं, तो उस समय हमारा हृदय जो है 72 से 80 बार 1 मिनट में कितना धड़कता है, 72 से 80 बार धड़कता है। चलिए बच्चों, तो ये बात जो है वो आपको समझ में आ गई होगी। हृदय रक्त को धमनियों में पंप करके धमनियों में रक्त प्रवाह को विनियमित करता है और इस पर लगने वाला दाब ही रक्तचाप कहलाता है। किसी व्यक्ति का रक्तचाप सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। सिस्टोलिक प्रेशर 120 होता है जबकि डायस्टोलिक प्रेशर 80 होता है, मतलब पारे के दाब के बराबर होता है। रक्तचाप मापने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग किया जाता है, स्फिग्नोमैनोमीटर। डॉक्टर को देखे होंगे कि स्फिग्नोमैनोमीटर का एक पट्टा यहां बांध करके और एयर टाइट करके उसको, और जो हृदय का स्पंदन है उसको पकड़ा जाता है, हृदय का जो हार्ट रेट है उसको पकड़ लिया जाता है। आइए बच्चों, हम देखते हैं अब पादपों में परिवहन किस प्रकार से होता है। पादपों में परिवहन की जो प्रक्रिया है वो ज्यादा जटिल तो नहीं है, फिर भी इसमें दो तरह के वाहिकाओं के बारे में हम समझेंगे। जो एक खनिज लवण और जल को पूरे पत्तियों तक पहुंचाने का काम करेगा, और दूसरा जो संवहनीय ऊतक है वो पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पूरे पादपों के भागों में पहुंचाएगा। तो दो तरह के संवहनीय ऊतक पाए जाते हैं पौधों में। कौन से? तो जाइलम और फ्लोएम। कौन से? जाइलम और फ्लोएम। ये दो तरह के संवहनीय ऊतक हैं जो परिसंचरण का काम करवाते हैं पौधों में। चलिए देखते हैं। जो उच्च स्तरीय पौधे होते हैं, जो उच्च स्तरीय पौधे का मतलब जो विकसित पौधे हैं, विकसित पौधों में जो है वाहिकाएं पाई जाती है। विकसित पौधों में क्या पाई जाती है? वाहिका पाई जाती है। संवहन के लिए या जो परिवहन होता है, जो पोषक तत्व है या फिर जो बनाए गए भोजन है उसका परिवहन के लिए इसमें हम देखते हैं कि संवहनीय ऊतक पाए जाते हैं जिसमें जाइलम और फ्लोएम होता है। जाइलम का काम क्या है? जाइलम जड़ से पानी को खींच करके पत्तियों तक पहुंचाने का काम करेगा। पानी में घुले हुए खनिज लवण भी पत्तियों में पहुंच जाते हैं जल के माध्यम से। तो ये किससे जाएंगे? तो जाइलम से जाते हैं। और वहीं जब जल और खनिज लवण पत्तियों में पहुंच जाता है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान भोजन बन जाता है, तो पत्तियों में बनाए गए भोजन को पूरे पादपों में पहुंचाना होता है, शीर्ष से लेकर के जड़ तक पहुंचाना होता है। तो उसे पहुंचाने के लिए फ्लोएम ऊतक होता है। कौन सा ऊतक? फ्लोएम ऊतक। ठीक है, देखिए पादप जो होते हैं
पादप दो विधियों द्वारा वहन करते हैं। एक स्थानांतरण विधि होता है, दूसरा वाष्पोत्सर्जन विधि होता है। स्थानांतरण विधि में क्या होता है कि खनिज एवं जल के जलीय घोल को खनिज एवं भोजन के जलीय घोल को पौधों के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाया जाता है या स्थानांतरित किया जाता है। और दूसरा जो है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है कि पत्तियों के सतहों पर जो पाए जाने वाले रंध्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र जो होते हैं पत्तियों में, जिसको हम स्टोमेटा के नाम से जानते हैं, इससे होकर के जल जो है भाप के रूप में वातावरण में विलीन हो जाता है। इसी को हम वाष्पोत्सर्जन के नाम से जानते हैं। पौधे जब प्रकाश संश्लेषण के समय भोजन बनाते हैं ना, तो भोजन बनाते समय कुछ अधिक मात्रा में जल ले लेते हैं, और उस अधिक मात्रा में जल जो लेते हैं उसको निकालना पड़ता है, नहीं तो कोशिकाएं जो है वो फूल करके क्या होगी, फट जाएगी। तो रात्रि के समय क्या करते हैं कि जितने भी पौधे होते हैं वो जो अतिरिक्त जल दिन में ले चुके होते हैं उनको रंध्रों से बाहर निकालने का काम करते हैं। यानी पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं, जल की कुछ बूंदे जो है उससे निकलती रहती है, और जैसे ही वायुमंडल के संपर्क में आती है, वायुमंडल में जो गर्मी है उसके संपर्क में आती है, तो ये भाप बन करके उड़ जाती है। तो इस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। स्थानांतरण की क्रिया विधि में हम क्या देखते हैं कि जो उच्च स्तरीय पौधे हैं वो पोषक पदार्थों और खनिज पदार्थों के घोल का परिवहन कोशिकाओं और नलिकाओं के द्वारा करते हैं। पौधों में जो है विशेष तरह का परिवहन तंत्र पाया जाता है, जिसके दो मुख्य घटक होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम को दारू के नाम से भी जानते हैं। तो जाइलम जो होता है उसका काम क्या है कि जमीन से जल को जड़ों के द्वारा सोख करके और पत्तियों तक पहुंचाने का काम। और पत्तियों में जब ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है, भोजन बन जाता है, तो पत्तियों का भोजन जो है वो पूरे पौधों में पहुंचाया जाता है फ्लोएम के द्वारा। फ्लोएम के द्वारा क्या, भोजन जो पत्तियों के द्वारा बनाया गया है उसे पूरे पादपों में पहुंचाया जाता है। जबकि जाइलम के द्वारा मिट्टी से जड़ को जल दे मिट्टी से जल को अवशोषित करके पत्तियों तक पहुंचाने का काम किया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पौधों में परिवहन का काम होते रहता है। तो कुल मिलाकर बच्चों आज का यह वीडियो जो है वो मानव हृदय पर विशेष करके लाया गया था, जिसमें हमने प्रयास किया कि मानव हृदय से संबंधित आपके लिए जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो आपको दे दी जाए, ताकि किसी तरह का जो क्वेश्चन है वो छूट ना पाए। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर अगला टॉपिक लेकर के हम आएंगे। उससे पहले जो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ है उसके 50 ऑब्जेक्टिव के सीरीज लेकर के आएंगे, और उसके बाद हम अगला जो टॉपिक है, लास्ट हमारा जो उत्सर्जन तंत्र है उसको पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा बायो का जो एक चैप्टर है जिसका नाम है जैव प्रक्रम, ये जैव प्रक्रम का तीसरा टॉपिक चल रहा है। हमने बताया था कि उसमें 4 टॉपिक है, जिसमें पहला में पोषण है, दूसरा में श्वसन है, तीसरा में वहन है, और चौथा में उत्सर्जन है। तो आज ये वीडियो के माध्यम से हमने वहन चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। और इसके बाद का जो हमारा टॉपिक रहेगा, वो रहेगा उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र में हम विशेष तरह के उत्सर्जी अंगों और किडनी के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम ज्यादातर उत्सर्जन तंत्र में किडनी के बारे में बिल्कुल गहनता के साथ पढ़ने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लेकर के आते हैं अगला वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।